नमस्कार। लक्ष्मण धारा के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपने पिछले दिनों से कक्षा 12 की भूगोल विषय को लेकर के बातचीत चल रही है, जिसके अंदर अपन ने 8वें अध्याय तक सारी बातचीत कर ली है और आज अपन 9वें अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसमें जो 9वां चैप्टर है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो नोट्स हैं उनकी बातचीत करेंगे, उसके बाद में अपने एमसीक्यू की बातचीत करेंगे। ठीक है। तो चलो एक एक करके आराम से देखते हैं। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पहले की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, या फिर आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आराम से आप चीजें देख सकते हैं। देखो, सबसे पहला व्यापार यानी ट्रेड का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामानों का जो स्वामित्व अंतरण ही व्यापार है। वस्तुओं और सेवाओं की लेन देन को व्यापार कहा जाता है और मुख्य रूप से व्यापार जो है वो दो स्तर पर किया जाता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार और दूसरा जो है वो राष्ट्रीय स्तर का व्यापार। राष्ट्रीय सीमाओं के पार देशों के बीच जो वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक देश के द्वारा उन वस्तुओं का व्यापार उन अन्य देशों में किया जाता है जिन्हें खुद उत्पादित नहीं कर सकते हैं या फिर जिन्हें वो दूसरे देशों से कम कीमत में खरीद सकते हैं। व्यापार का प्रारंभिक रूप वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु लेन देन किया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र या एक राष्ट्रीय सीमाओं से पार यानी राष्ट्र की सीमाओं से बाहर जो व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और अगर बात करें शुरुआती दौर में जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर आधारित था। उसके बाद में है राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है भारत जैसे एक राष्ट्र है और भारत की सीमाओं के भीतर यानी राज्यों का दूसरे राज्यों के साथ में अगर व्यापार होता है तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय व्यापार। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का आंध्र प्रदेश के साथ में गन्ने से संबंधित व्यापार हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, तो वो हो गया राष्ट्रीय व्यापार। तो आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। जैसे कि यहाँ एक्सचेंज देखो, इसके पास में मुर्गी है और सॉरी इसके पास में ये चीजें हैं, तो इसको इसने मुर्गी को इसको दे दिया और इसके बदले उसने ये भोजन की चीजें ले ली, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। ठीक है। हर जनवरी में फसल की कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जॉगी रोड में जॉन बिल मेला लगता है, जो संभवतः ये भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। और इस मेले के दौरान एक बड़ी बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजाति तथा समुदाय के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। जो मेले के चित्र आपको इसमें दिए हुए हैं, तो ये जोगी रोड में जॉन बिल जो मेला है वो आपके वस्तु विनिमय से संबंधित है और भारत का एकमात्र मेला है। क्या आप जानते हैं सैलरी शब्द जो है वो लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के भुगतान, नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह है कि भुगतान यहाँ एक माध्यम बना। डंप करना मतलब है लागत की दृष्टि से भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों के मध्य क्रय की जो प्रथा होती है उसे बोलते हैं डंप करना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन काल में लंबी दूरी तय माल परिवहन करना जोखिम भरा था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। रेशम मार्ग रोम और चीन से जोड़ता था और ये दूरी व्यापार का एक प्रारंभिक उदाहरण है। व्यापारियों ने भारत, फारस और मध्य एशिया के मध्यवर्ती जो बिंदु हैं से चीन, रेशम, रोमन और ऊन, कीमती धातुओं और अन्य उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का परिवहन किया था। परिवहन 15वीं शताब्दी के अंदर बाद यूरोपीय उपनिवेश काल की शुरुआत हुआ और विदेशी वस्तुओं के व्यापार के अंदर व्यापार का एक नया रूप उभरने लगा और जिसने दास प्रथा भी कहा जाता है। डेनमार्क में 1942 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1792 में और ग्रेट ब्रिटेन में 1807 में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1808 में दास व्यापार को समाप्त किया गया। तो इसमें जैसे जैसे व्यापार बढ़ते गए तो शुरुआती दौर में व्यापार जो होता था वो दास व्यापार से संबंधित। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद अनाज, मांस, ऊन जैसे कच्चे माल की भी मांग के अंदर विस्तार हुआ। औद्योगिक देश कच्चे माल का आयात किया करते थे और उनसे उपयोगी वस्तुएं बनाकर अन्य देशों में बेचा करते थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश ने पहली बार व्यापार कर और मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए। युद्ध के बाद अवधि के दौरान गैट जो बाद में विश्व व्यापार संगठन बन गया, जैसे संगठनों ने
कर कम करने में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? देखो, आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन के आधार पर है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित हैं और सुविकसित परिवहन तथा परिवहन संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभ को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। भौतिक संरचना जैसे भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा, जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन जो है असमान रूप से वितरित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है राष्ट्रीय संसाधनों की विभिन्नता। यानी सभी जगह एक जैसे संसाधन थोड़ी ना मिलते हैं। जो भारत में मिलते हैं वो अमेरिका में नहीं मिलते, जो अमेरिका में मिलते हैं वो भारत में नहीं मिलते। तो इसमें भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नताएं फसलें पशु की विविधता सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से व्यापार का ये उदाहरण हुआ। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। ठीक है। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादप व अन्य जात के प्रकारों को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादकों की विभिन्नता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरण ऊन उत्पादक ठंडे क्षेत्र में ही हो सकता है। केला, रबड़ और कहवा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय संसाधन है वो काफी प्रभावित करते हैं। उसके बाद में जनसंख्या। विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण और उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है सांस्कृतिक कारक। विशिष्ट संस्कृति में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए जिन्हें विश्व भर में सहारा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सलेन चीनी मिट्टी का बर्तन है तथा ब्रोकेड किमखाब जरीदार और बूटेदार कपड़ा ईरान का कॉलिन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अफ्रीका के चमड़े का काम और इंडोनेशिया बटिक प्रिंट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। तो इस तरीके से कुछ सांस्कृतिक कारक होते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद में जनसंख्या का आकार। सघन बसे वाले क्षेत्र जो है वो आंतरिक व्यापार वहां पे अधिक होता है, जबकि बाह्य व्यापार को कम परिणाम मिलने वाला होता है क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादकों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादकों की मांग को निर्धारित करता है क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं खरीद पाते हैं। तो इसमें भी आपको समझ में आ गया हो कि जनसंख्या का जितना बड़ा आकार होगा वो आंतरिक व्यापार में बढ़ावा देंगे, न कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद में है आर्थिक विकास की प्रथा। देश के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न मतलब प्रकार की वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पाद का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादकों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का भी आयात करते हैं। तो आर्थिक विकास की क्रिया होगी। उसके बाद में विदेशी निवेश की सीमा। विदेश निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिनके पास खनन प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिक काट कबाड़ तथा बागानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पाद के लिए बाजार निर्मित करते हैं। ये संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाता है। यानी किसी राष्ट्र के पास में इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसमें अपनी मनी इन्वेस्ट करेंगे और वो वहाँ पे इस तरीके की प्रक्रिया करेंगे ताकि दोनों राष्ट्रों को लाभ हो। ठीक, परिवहन भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू। सबसे पहला है व्यापार की मात्रा। ठीक है, उसके बाद में व्यापार की संरचना और व्यापार की दिशा। व्यापार की मात्रा का मतलब है कि व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा कहा जाता है और विश्व व्यापार की कुल मात्रा पिछले दशकों में लगातार बढ़ रही है। उसके बाद में व्यापार की संरचना, यानी पिछली शताब्दी में मुख्य रूप से देशों द्वारा प्राथमिक वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आया और निर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात बढ़ा और वर्तमान दौर में मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात अधिक किया जाता है। तो पहले क्या आता था, प्राथमिक क्रिया यानी कच्चे माल का ज्यादा आयात निर्यात, तो उसमें बाद में खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वर्तमान क्या है, बनी बनी वस्तुओं का निर्यात होता है। व्यापार की दिशा। ठीक है, प्राचीन समय में वर्तमान के विकासशील देश मूल्यवान वस्तुओं और कलाकृति आदि का निर्यात करते थे जिनका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाता था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान विश्व व्यापार की दिशा में भारी बदलाव आया और यूरोप ने अपने उपनिवेश खो दिए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। आगे है व्यापार का संतुलन। एक देश द्वारा दूसरे देश को आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रिकॉर्ड को व्यापार संतुलन कहा जाता है।
यदि आयात का मूल्य किसी देश के निर्यात के मूल्य से अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन नकारात्मक या प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो देश के व्यापार का सकारात्मक या अनुकूलन संतुलन है। नकारात्मक शेष एक देश के विदेश मुद्रा भंडारण को समाप्त कर देता है। ठीक है ना, तो ये व्यापार का संतुलन होना भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार है। एक तो है द्विवैश्विक व्यापार। द्विवैश्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति प्रदान करते हैं। उदाहरणतः देश के उदाहरण देश का कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए क्या कर रहा है, देश कुछ अन्य निर्देशित सामग्री खरीदेगा, वह स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। ठीक है, और बहुपार्श्विक जो व्यापार है उसमें क्या होगा कि सबसे स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ में किया जाता है। वही देश अन्य देशों के साथ में व्यापार कर सकता है। ठीक है, कुछ व्यापारिक साझेदारी सर्वाधिक अनुकूलन राष्ट्र की स्थिति प्रदान कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें मुक्त व्यापार की स्थिति, तो व्यापार के लिए देश की अर्थव्यवस्था को खोलना मुक्त व्यापार कहलाता है। व्यापारिक इस व्यापार के जो होता है ना, इस तरीके का व्यापार, उसको कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, व्यापार का उदारीकरण या मुक्त व्यापार की स्थापना व्यापार बाधाओं जैसे घर मतलब जो कर और कम करके की जाती है। व्यापार उदारीकरण हर जगह से वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू उत्पादकों और सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। किसी वस्तु को देश में ऐसी कीमत पर बेचने की प्रथा जो लागत से कम नहीं होती डंपिंग कहलाती है। और एक देश को डंप किए गए माल को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सस्ते दामों का डंप किया हुआ माल घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उदारीकरण करके अपने भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 1990 के दशक में आमंत्रित किया गया था। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, 1948 में दुनिया उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त करने के लिए देशों द्वारा ट्रैफिक और व्यापार के लिए सामान्य समझौता यानी गैट का गठन किया गया था। 1994 में सदस्य देशों द्वारा राष्ट्र के बीच मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी संस्था स्थापित की गई और उसका निर्णय लिया गया, और जनवरी 1995 से गैट को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया। तो 1995 से आपका विश्व व्यापार संगठन प्रभावी है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य की बात करें तो ये राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों को संबंधित करता है, और ये विश्व व्यापार प्रणाली को नियमित करता है, तय करता है, और ये विवादों को सुलझाता है। इसमें दूरसंचार, बैंकिंग, बौद्धिक संपदा के अधिकार भी शामिल है। आलोचना, मुक्त व्यापार अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को चौड़ा कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है ना, प्रभावशाली राष्ट्र को अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है ना, जो ज्यादा प्रभावी उन्हीं के हितों के लिए काम करता है। कई विकसित देशों ने विकासशील देशों के उत्पाद के लिए अपने बाजार नहीं खोले। स्वास्थ्य, श्रमिक अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण के मुद्दों पर अनदेखी की जा रही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दिसंबर 2016 में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, और भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। आगे बात करें क्षेत्रीय व्यापार संगठन की, तो विश्व के एक विशेष क्षेत्र में स्थिति देश के बीच व्यापार को सरल बनाने और बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। आज 120 क्षेत्रीय व्यापार संगठन विश्व व्यापार का 52% व्यापार करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। इससे अन्य देश पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्धों के कारण वाणिज्यिक प्रतिद्वंदता जैसी समस्याएं भी शामिल होती है। अगर किसी राष्ट्र के साथ में अगर अपना जो पारिवारिक या परस्पर जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो खराब हो जाते हैं, तो उससे वो राष्ट्र खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि भाई किसी भी चीज के लिए अगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो अगर सामान देना बंद कर देगा तो एक राष्ट्र के लिए खतरा है। ठीक है, जैसे जैसे देश अधिक व्यापार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में तेजी आती है। संसाधन का तेजी से उपयोग किया जाता है, और जिस वजह से प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होता है। यदि व्यापारिक संगठन केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करेंगे और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को दूर नहीं किया जाएगा, तो ये भविष्य में गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंदरगाह के कार्य लोडिंग है, अनलोडिंग है और भंडार की सुविधा है। बंदरगाह के प्रकार सबसे पहले है औद्योगिक बंदरगाह, वाणिज्यिक बंदरगाह, व्यापक बंदरगाह। ठीक है, तो ये बंदरगाहों के प्रकार। ठीक है,
ऐसे बंदरगाह जिनकी बड़ी मात्रा में थोक कार्य संभालते हैं तो वो व्यापक हो गए। वाणिज्यिक यानी ऐसे बंदरगाह जो पैक उत्पादक संभालते हैं, अच्छे निर्मित होते हैं, और ये बंदरगाह यात्री यातायात को भी संभालते हैं, ये हो गए। औद्योगिक बंदरगाह सारे उद्योग से रिलेटेड है। उसके बाद में स्थान के आधार पर बंदरगाह की बात करें तो अंतर्देशीय और बाहरी बंदरगाह। अंतर्देशीय यानी एक अंदर राष्ट्र के अंदर, ठीक है। बाहरी बंदरगाह जो बंदरगाह दूर बने गहरे पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, वो हो गए बाहरी बंदरगाह। जैसे एथेंस है, ग्रीस है, ये बाहरी बंदरगाह, ठीक है। आगे बात करें तेल बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, इंटरपोल बंदरगाह। देखो तेल बंदरगाह मतलब तेल के प्रसंस्करण और शिपिंग का काम करते हैं, वो हो गए तेल। कुछ टैंकर बंदरगाह भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पोर्ट ऑफ कॉल यानी वे बंदरगाह जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर कॉलिंग पॉइंट के रूप में विकसित होते हैं, जहां जहाज ईंधन भरने और पानी भरने के लिए या खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डालते हैं। जैसे अंदन है, होनोलुलु है, सिंगापुर है, ये इसके अंतर्गत, ठीक है। पैकेट स्टेशन की बात करें तो ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से यात्रियों के परिवहन और कम दूरी को कवर करने के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड में डोवर। इंटरपोल यानी ये संग्रहण केंद्र होते हैं जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों के माल को लाया जाता है, और सिंगापुर एशिया ऐसे है। और नौसेना की बात करें तो ये बंदरगाह युद्ध पोत की सेवा के लिए होते हैं, और मरम्मत कार्यशालाएं जैसे कोची और कारवार भारत में ऐसे बंदरगाह के उदाहरण हैं। अब अगर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे इसके एमसीक्यू प्रश्न, तो मिलेंगे एमसीक्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।